दिन भर की थकावट के पेश नजर उसने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खुद को आराम दिलाया। आंखें दुखने लगी थीं। अभी राउंड लगाकर वो सारे मरीजों का एक बार फिर मुआयना करके आया था और अब इसे थोड़ी देर यहीं आराम करना था। इस बोसीदा से गांव में वो आना ही नहीं चाहता था। 2 हफ्तों से इसकी ड्यूटी यहाँ पर लगी थी और परेशानियों ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था। पेशे से मुतालिक परेशानियां और कुछ जाती जिंदगी के मसाइल ने मिलकर इन्हें तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मजबूत आसाब का मालिक शख्स इन पर काबू रखे हुए था। 2 उंगलियों से अपना माथा मसलते हुए इसने अपने सरदर्द को कम करना चाहा। उस वक्त इमरजेंसी में से वही मौजूद था। अभी वो पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ था कि बाहर अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगीं। ये गांव का माहौल था और इससे वो खूब वाकिफ था। इसने घड़ी की जानिब नजरें दौड़ाई जो 1 होने का अंदेशा दे रही थी, और इस वक्त किसी भी इस तरह की इमरजेंसी मुमकिन थी। बाहर स्टाफ था, सो वो दोबारा सर गिराकर बैठा रहा। जल्द से जल्द अपना 1 महीना मुकम्मल करने के बाद वो यहाँ से चला जाना चाहता था। जब से इसने अपनी जॉब का आगाज किया था, ये उसकी टफ तरीन दिन और रात थे जिन्हें वो बस धकेलते हुए गुजार रहा था। हालांकि डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था और अपने ख्वाब को तकमील का दर्जा देने के लिए जिस कदर मेहनत की थी सिर्फ वही जानता था। डॉक्टर नोरेज आफंदी, ये सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं था जितना कि नजर आता है। एक लड़की की नाजुक सी चीखें आसमान को छू रही थीं। इसका दिमाग कहीं और भटकने लगा। सर दर्द से धुक रहा था। वो इस वक्त सिर्फ आराम चाहता था, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें अपने आराम का खात्मा करना पड़ता है, दूसरे के अरमानों को मुकम्मल करने के लिए, और इसका पेशा भी कुछ ऐसा ही था। मुसलसल 24 घंटे ड्यूटी देकर जब वो थक कर अपनी आंखें बंद करता तो न जाने कौन से टूटे सपने इसकी दहलीज पर आकर इसकी जानिब देखते रह जाते। बेहंगम चीखें अब मादूम होती जा रही थीं। काफी देर गुजर गई और काफी देर गुजरने के बाद एक बार फिर इसका दरवाजा खुला। सिस्टर नास अंदर दाखिल हुई थी। सर, वो लोग संभाले नहीं जा रहे, अजीब बदतमीजी कर रहे हैं। इसने सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नास को देखा था। फीमेल पेशेंट? सुर्ख आंखें खोलकर सिस्टर नास। अब तक चीखी और शोर से तो इसे अंदाजा हो चुका था कि कोई लड़की थी, लेकिन फिर भी इसने तसल्ली कर ली। जी सर, इस जचकी का केस है और इस वक्त कोई भी लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं। खासतौर पर गायनेकोलॉजिस्ट डिलीवरी नॉर्मल मतवक्को है, लेकिन वो लोग सब्र नहीं कर रहे। कहते हैं डॉक्टर को बुलाओ। सिस्टर नास सीनियर नर्स थी और इस काम में इन्हें करसा हो चुका था। ऐसे लोगों में शामिल थी जिन पर वो आंखें बंद करके एतमाद कर सकता था। आप देखें, लड़की को संभालने की कोशिश करें, इन लोगों की फिक्र छोड़ दें। अब वो 2 हफ्तों से इन तमाम रवैयों का आदी हो चुका था। गांव के लोग जो छोटी छोटी बात पर मुंह उठाकर डॉक्टर को कोसने लग जाते, वो भी इन लोगों से इंतहा का बेजार था। जी ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई मसला हुआ तो मैं आपको आगाह करूंगा। वो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। आज तक इसने कोई ऐसा केस तो नहीं देखा। अमूमी तौर पर ऐसे केसेस फीमेल डॉक्टर्स ही संभाला करती थी, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर होने की हैसियत से वो एक मसीहा था और जान बचाना तो इसका फर्ज था। बामुश्किल आधा घंटा गुजारा जब दोबारा इसे अजीब से हंगामों की आवाज आई। सेखपा होकर इसने अपनी चेयर से उठते हुए वो बाहर की जानिब बढ़ा, जब गैलरी में इसे 2 नौजवान मर्द और इनके साथ खड़ी एक औरत नजर आए जो अजीब से तैश में मुब्तला थे। डॉक्टर नोरेस को देखकर वो दोनों नौजवान इनके जाने मतवज्जो हुए और इनमें से एक ने बदतमीजी की हद पार करते हुए इन्हें मुखातिब किया था। जाकर इस लड़की को देखें जो चीख चीख कर बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही है। अगर बच्चा पैदा होता है तो ठीक है, वरना निकाल बाहर फेंके इसे ताकि हम इस मुसीबत को घर ले जाएं। इसे ऐसे लोगों से निपटने का तजुर्बा था। वो नरमी से इनकी जाने बढ़ा। देखें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस वक्त कोई लेडी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। इससे पहले कि वो अपनी बात मुकम्मल कर लेता, वो औरत तेज लहजे में इसकी जानिब देखकर धारी, तो आप जाकर देख लें अंदर किसी का गंदा खून पेट में पाल कर वो लड़की हमारे सर पर मुसीबत की तरह मुसल्लत है। अगर कोई इलाज बनता है तो ठीक है, वरना हम इसे वापस लेकर जाएं। कहाँ रात के इस बजे मेरे बेटे जलीलो खुआर होते फिरे इस मनूस लड़की के लिए। वो हैरान परेशान इनका चेहरा देखता रह गया। एक औरत होकर वो एक औरत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी। क्या वो आपकी बहू है? न जाने वो क्यों पूछ गया। अल्लाह माफ करे, ऐसी लड़की को मैं भला अपनी बहू बनाती हूँ? मेरे शौहर के सौतेले भाई की बेटी है,
कुछ अर्सा पहले फरार हो गई थी। जब वापस आई तो पेट में किसी का नाजायज बच्चा था और अब मुसीबत की तरह देखें और इसे इस मुसीबत से निजात दें। बेहतर है कि बच्चे को इधर उधर कर दें, आपको रकम अदा कर दी जाएगी जो आप मांगेंगे। अब वो आहिस्तगी से इसकी जानिब बढ़कर इसे सरगोशी से अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी और नोरेस के चेहरे की रंगत लम्हे भर में बदल गई। बड़ी मुश्किल से इसने खुद को काबू में रखा था। देखें, ये हॉस्पिटल है और आप एक डॉक्टर के सामने खड़ी आंटी, मरीजा की सेहत और सलामती की दुआ मांगे बस। वो आगे बढ़ने लगा, वरना मुमकिन था कि वो धकेलते हुए ने अस्पताल से बाहर निकाल देता। ऐसे लोग दूसरे लोगों पर मुसलत होकर इनकी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था, इस लड़की की चीखें इसके कानों में अजीब सी अजियत घोल रही थी। न जाने क्यों अनजानी सी आवाजें आपस में टकरा कर इसके जहन में वो अक्स उभार रही थी जिसे वो पिछले कितने महीनों से फरामोश करने की कोशिश कर रहा था। वो अक्स जो बेवजह ही इसके जहन पर किसी साए की तरह मंडलाता रहता और वो हमेशा इसे जान छुड़वाने के चक्कर में रहता, मास्क में छुपे चेहरे और हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए हुए। इमरजेंसी में दाखिल हुआ सिस्टर नास फौरी इसकी जाने बढ़ी थी। सर बस कुछ ही देर है, सब्ज रंग का पर्दा लड़की के चेहरे के सामने लहरा रहा था और इसके बाकी वजूद को भी ढांप रहा था। वो हरगिज नहीं चाहता था कि वो किसी भी लड़की को बगैर वजह के देखे या इस हालत में इसके करीब जाकर इसका चेकअप करे। वो कुछ दूरी पर खड़ा रहा। डॉक्टर नास को वो इंजेक्शंस के मुतालिक तफसील समझा रहा था जबकि दूसरी नर्सेस डिलीवरी की कोशिश में थी और अचानक एक जोरदार चीख के साथ वो वजूद खामोश हो गया। इसने पलट कर देखा था। सिस्टर नास फौरी इस लड़की की जाने बढ़ी। वो अभी भी चंद कदमों के फासले पर खड़ा था। एवरीथिंग ओके सर, लड़की बेहोश हो गई है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमूमी तौर पर ऐसी कंडीशन में लड़कियां होश खो देती हैं। बच्चा हो चुका था और वो रोता हुआ नन्हा सा वजूद इस वक्त नर्स संभाल रही थी। न जाने के सांस के तहत इसने पलट कर इस सफेद रुई जैसे वजूद को देखा। इसके दिल को ठेस पहुंची थी। ये वजूद था जो दुनिया में तो आ चुका था, लेकिन शायद कोई भी इसे कबूल करने के हक में नहीं था। कुछ लोग दुनिया में बदकिस्मती के साथ जन्म लेते हैं और शायद इसका शुमार भी इन्हीं लोगों में होता था। इसका दिल चाहा कि वो करीब चला जाए, इसकी नन्ही नन्ही सी बंद आंखों को देखे, इसकी मुट्ठियों को छू कर इसे महसूस करे। आखिर वो किसका खून था, कौन था जो इसे दुनिया में लाने का सबब बना और फिर इसकी सरपरस्ती नहीं कर पाया। लेकिन फिर पलट कर वो कमरे से बाहर चला गया। बाहर जाकर इसने ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा था कि बेटा हुआ है। वो इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहता था। अजियत इसके रगों पे में फैल गई और कमरे में आकर अपने कोट को उठाकर वो सीधा फ्लैट की जानिब बढ़ गया जो इन्हें फराहम किया गया था। इसमें एक कमरा इसके लिए मखसूस था जहां वो अपने आराम का वक्त गुजारता, जहां का सारा वक्त बस इसके नाम होता। फ्रेश होकर इसने कॉफी बना ली। न जाने पिछले कितने दिनों से इसकी माँ मुसलसल कॉल्स करती और इसे घर वापस आने के लिए कहती, लेकिन इसका दिल ही नहीं चाहता था। कड़वी कॉफी के सिप लेते हुए वो मुसलसल इस लड़की के बारे में सोच रहा था जो इसके वजूद का हिस्सा बनी। बिल्कुल इस तरह वो आंधी तूफान की जैसी इसकी जिंदगी में आई थी और इसकी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। वो दिन वो कभी भी फरामोश नहीं कर सकता जब वो इसके पहलू में आकर बैठी और बदल सा नजरें झुका बैठी रही। एक रोज इसकी माँ की कॉल आई। इन्होंने फौरन इसे शहर से घर आने के लिए कहा तो वो हैरान और परेशान घर चला आया क्योंकि उसकी माँ ने यही कहा था कि इसकी तबीयत शदीद खराब है। वरना जितने टफ दिन चल रहे थे इन दिनों में आने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जैसे वो घर में दाखिल हुआ, एक बम इसके सर पर फोड़ा गया। इसने अपने घर में एक वजूद का इजाफा देखा था। पहली बार वो किचन से निकलती हुई इसे दिखाई दी और वो इस पर ज्यादा तवज्जो दिए बगैर अपनी माँ के कमरे की जाने पड़ गया। इनके हाथों को नरमी से थामे वो इनके चेहरे को देख रहा था। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए था। मामूली से ब्लड प्रेशर को आप सर पर सवार कर लेती अम्मी। वो हमेशा इनकी इस आदत से खाइफ रहता। तुम तो जानते हो कि मुझे कितना डर लगता है, भला इंसान है, तुमसे बिछड़ जाना। वो हमेशा इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर होता रहती थी। हमें प्लीज ऐसी बातें ना करें। वो शदीद बदमजा हुआ। अच्छा ठीक है, नहीं करती, लेकिन यहाँ मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें बुलाया वो तुम्हें हर हाल में पूरा करना होगा। तुम जानते हो तुम मेरे एक ही बेटे हो और मेरी सारी ख्वाहिशें तुमसे मुंसलिक हैं। वो खूबरू जवान अपनी बादामी आंखों से अपनी माँ को देखता रहा। जब भी इन्हें कोई बात मनवानी होती थी वो हमेशा ऐसे ही बात का आगाज करती थी, लेकिन इस वक्त तक इसे अंदाजा नहीं था कि वो जो कुछ मनवाने जा रही हैं
वो इसके लिए नाकाबिले कबूल होगा। आप जानती हैं मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, बताएं मुझे। निम्रा भी कमरे में दाखिल हो गई। निम्रा इसकी छोटी और चहेती बहन जो इसकी माँ की बेहद लाडली थी। अपने मोबाइल को देखती वो वहीं सोफे पर विराजमान हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम अनाबिया से निकाह कर लो। वो झटका खाकर दूर हुआ था। क्या मतलब है आपका? कौन अनाबिया? हालांकि दोपहर में इसका सरसरी सा तारुफ करवा चुकी थी, लेकिन ना ही वो इसकी जानिब तवज्जो दे पाया और ना ही इसने इसके मुतालिक जाना था। अनाबिया मेरी खालाजाद बहन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इससे निकाह कर लो। अगर वो इस घर में पनाह की तलाश में आई है तो इसे पनाह देकर अपने नाम कर लो, और समझो इसमें तुम्हारी माँ की मर्जी शामिल है। इसके दोनों हाथों को नरमी से पकड़कर वो इसके बालों को अपने एक हाथ से संवार रही थी और वो हक तक इसके चेहरे को देखता रह गया। अम्मी आप होश में हैं? आप जानती हैं कि आप क्या कह रही हैं? इसका सवालिया लहजा दुख में डूबा हुआ था। इसकी माँ इसकी शख्सियत और इसके मिजाज को खूब अच्छी तरह जानती थी। इसने जितनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना चाहा था और जब सारे ख्वाबों की तकमील का वक्त आया तो इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही थी। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरी जान, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है। अगर तुम चाहो तो अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना, लेकिन अनाबिया से निकाह कर लो। इनसे अपने दोनों हाथ छुड़वाते हुए वो फौरन उठ खड़ा हुआ था। आई एम सॉरी अम्मी, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। साफ मुंह पर इनकार करते हुए वो कमरे से बाहर निकल गया और इस वक्त वो इसे सीढ़ियां उतरती हुई दिखाई दी थी। एक भरपूर निगाह से इसने इस लड़की का जायजा लिया था जिस पर पहले वो नजर भी नहीं डाल पाया। 20-22 साल की लड़की जिसके चेहरे की पुरकशिश रंगत इस वक्त पीच कलर के दुपट्टे में दमक रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, छोटे छोटे लब और चेहरे पर फैला हुआ खौफ। इसने बस नजरें उठाकर नौरेज की जानिब देखा और अगले लम्हे नजरें झुकाती वहां से हट गई और वो भी सर झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। जल्दी जल्दी में वो अपना सामान पैक करने लगा। इसे यहां से जाना था, वरना न जाने इसकी माँ क्या कर लेती। वो हमेशा इस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करती आई थी। हमेशा से इसने वही किया जो उसकी माँ ने चाहा, लेकिन अब और नहीं। वो इनकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अपने बैग को कंप्लीट किए अपने कागजात उठाकर इससे पहले कि वो पलटकर कमरे से निकल जाता, निम्रा खौफजदा चेहरा लिए कमरे में दाखिल हुई। भाई अम्मी की तबीयत खराब हो रही है, प्लीज कमरे में आए। और वो सब कुछ छोड़ते हुए सीढ़ियां फलांगते इनकी जानिब बढ़ा था। वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। इस बात से तो वो वाकिफ था कि थोड़ा सा स्ट्रेस इनकी तबीयत को बिगाड़ देता, लेकिन इस वक्त इसकी माँ जिस जज्बातीपन में मुब्तला थी इस बात से भी वो खूब वाकिफ था। निम्रा फौरन पानी लेने के लिए किचन की जानिब बढ़ी। वो अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ जहां वो लड़की खड़ी इन्हें संभाल रही थी। वो इसकी इनकी हथेलियों पर अपने हाथ रगड़ती बार बार इनके चेहरे को थपथपा रही थी और राहिला बेगम की आंखें बंद होती जा रही थी। इसे खींचकर साइड पर करते हुए वो जल्दी से राहिला बेगम की जानिब बढ़ा और इसकी गिरफ्त पर सुर्ख होते हुए वो फौरन चंद कदम दूर हो गई। अम्मी प्लीज आंखें खोलें। अम्मी अम्मी। निम्रा फौरन पानी लेकर आई। इसने दराज से इनकी टेबलेट्स निकालकर इनके मुंह में रखी। पानी पिलाने के बाद इन्हें सीधा कर दिया। परेशानी से इनके चेहरे को देखता रहा। दुनिया में अगर इसके पास कोई सहारा था तो वो सिर्फ माँ का सहारा था, जिसे वो अपना सब कुछ तस्लीम करता था, और एक वही रिश्ता जिसके खो जाने पर वो खुद को खाली महसूस करता। इनके करीब बैठकर इनके हाथ को थाम कर वो इस पर लब रखे बुरी तरह रो पड़ा। इस जिंदगी ने इसके साथ जितने भी खिलवाड़ किए थे, इन सारे खेलों में वो हमेशा जीत पर कायम रहा। इसने हमेशा जीत को चुना था, चाहे फिर इसके लिए इसे जितनी मेहनत करना पड़ती, लेकिन रिश्तों की बाजी में वो हार जाता। शाम तक राहिला बेगम ने अनजाने से जिद लगाए रखी। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो निकाह नहीं करेगा तो वो भी एक नवाला अपने हलक से नीचे नहीं उतारेंगी, और वो बेबसी से इनके चेहरे को देखता रहा। अम्मी खुदा का वास्ता है मेरे और निम्रा के बारे में सोचिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। वो इनकी बेतहाशा करीब बैठा था। निम्रा चंद कदमों के फासले पर बैठी बस अपने मोबाइल से छेड़खानी कर रही थी। इसकी माँ का ये रोज का था और इस पर मगजमारी करते हुए वो अपने वक्त को जाया नहीं करना चाहती थी। सो कुछ देर इनके चेहरों को देखकर इनकी बातें सुनती रही और फिर सर झटक कर उठकर कमरे में चली गई। कमरे में जाने से पहले इसने अनाबिया को अपने कमरे में चाय लाने के लिए कहा। जब से वो लड़की इस घर में आई थी, इन्होंने मुलाजमों को भी छुट्टी दे दी। घर के सारे कामकाज को इसने संभाल लिया। मुकद्दर इसे खींचकर इनके दरवाजे तक ले आया, लेकिन यहाँ आकर जिस बेबसी ने इसे घेर लिया वो नाकाबिले बयान थी। मैंने पूरी जिंदगी तुमसे कुछ नहीं मांगा नौरेज, सब कुछ तुम पर लुटा दिया।
तुम्हारी खातिर तुम्हारे अब्बू के चले जाने के बाद मैंने दूसरा सहारा नहीं ढूंढा, और आज तुम मुझे बेसहारा छोड़ रहे हो। वो दुख से इनके चेहरे को देख रही थी। अम्मी, मैं आपको कभी बेसहारा नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरी ख्वाहिशों के बारे में भी सोचें। मैं भी इंसान हूँ, दिल रखता हूँ। वो बस इन्हें समझाना चाहता था। क्या तुम किसी और को पसंद करते हो? इसने चुपचाप नफी में सर हिला दिया। इसकी माँ के लिए यही सबसे बड़ा मसला था कि वो किसी और को पसंद ना कर ले, वो इनकी मर्जी पर अपनी मर्जी को मुसल्लत ना कर दे। तो फिर ठीक है, तुम परसों ही नाबिया से निकाह कर रहे हो, खामोशी से निकाह होगा, इसके बाद तुम चाहे चले जाना, लेकिन मुझे इसके साथ तुम्हारे ताल्लुकात ठीक चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके साथ निकाह करो, मेल जोल बढ़ाओ, और बस। जाने सर झुकाकर कितनी देर बैठा रहा। वो लड़की इसके गले का कांटा बन चुकी थी। ना ही वो यहाँ आती और ना ही इसकी माँ ये जिद पकड़ती। इसे बेवजह सा गुस्सा अनाबिया पर आने लगा, और फिर सर उठाकर इसने वो कह दिया जो कहने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं करूंगा निकाह, लेकिन इसके बाद मैं अपनी मर्जी करूंगा। आप मुझ पर कभी भी जोर नहीं डालेंगी कि मैं इस रिश्ते को बढ़ाऊं या इसे हमेशा अपने साथ रखूं। मेरी और इसकी राहें मुख्तलिफ हैं, वो मुझ पर मुसल्लत की गई लड़की है। ये कहते हुए इनके चेहरे को निहाल छोड़कर वो उठ खड़ा हुआ। वो तो अंदर तक सरशार हो गई। बाहर दरवाजे के करीब खड़ी वो लड़की चुपचाप वापस पलट गई। वो यहाँ से राहिला बेगम का हाल अहवाल जानने के लिए आई थी, लेकिन इस शख्स के मुंह से अपने लिए अल्फाज और राहिला बेगम की ख्वाहिश का सुनकर न जाने क्यों इसके हाथ पांव कांपने लगे। कहाँ वो नर्मो नाजुक सी नफीस लड़की जिसे जमाने के रंग ढंग का नहीं पता था, और कहां से वो पढ़ा लिखा खूबरू डॉक्टर जिसकी राह शफाफ थी, जिसकी मंजिल इसके बेहद करीब थी। वो चाहे जिसकी जानिब हाथ बढ़ाता वो खुश दिली से इसका हाथ थाम लेती। वो सच्ची तो कह रहा था, वो बोझ थी, और बोझ अपने कंधों पर लादा जाता है। इस कमरे में आने के बाद अपने घुटनों पर सरक कर वो बुरी तरह रो पड़ी। जिस मुसीबत से भाग कर वो यहाँ आई थी, इससे दुगनी बड़ी मुसीबत ने इसे यहाँ घेर लिया। अगर राहिला बेगम ये चाहती थी कि इनका बेटा इससे निकाह कर ले, तो इसमें इनका एहसान तो था, लेकिन इनके बेटे की जिंदगी की बर्बादी थी। वो ये भी जानती थी कि वो कभी भी इसकी मोहब्बतों की वारिस नहीं बन पाएगी। अगर इसका नाम हासिल कर भी लिया तो वो मुकाम शायद हासिल न कर पाए जो इसे कर लेना चाहिए था। इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनते वो बेदम सी लेट गई। न जाने कितनी देर के बाद नींद इसकी पलकों पर उतरी, और वो आहिस्ता आहिस्ता इसने खुद को नींद के हवाले कर दिया। इसने कभी भी नहीं सोचा था बाबा के गुजर जाने के बाद दिन इस कदर बेकैफ गुजरेंगे। बाबा ने अपने जीते जी अपनी जमीन इसके नाम करवा दी। ना सिर्फ अपनी जमीन बल्कि अपना घर, अपना सब कुछ अपनी बेटी के नाम करवा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इनकी आंखें बंद करने की देर है, लोग इस पर मुसल्लत हो जाएंगे, और कुलखानी करवाने के बाद इसके सुतेले चचा, जिन्होंने आज तक इसके बाप की तीमारदारी नहीं की थी, इसके जाने बढ़े और नरमी से इसके सर पर अपना हाथ रख दिया। आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे घर रहोगी, मेरे बच्चों के साथ मिलकर रहोगी, जैसे वो तुम्हारे बहन भाई हैं। और इसने शफकत को ढूंढते हुए इनके सीने से सर टिका लिया। इसकी आंखें आबदीदा हो गईं। ये रिश्ते जिनके लिए इसका बाप तरसते तरसते मर गया, अगर इसके मर जाने के बाद भी इसे मयसर आ रहे थे तो वो इन्हें संभालना जानती थी। नवाजुद्दीन इस रोज इसे अपने घर ले आया। इसकी बीवी राश्ता तो सदके वारी जा रही थी। इसे लगा था कि इसे महफूज पनाहगाह मिल गई है, वो पनाहगाह जो सिर्फ तस्वर की जा सकती है। नवाज साहब और राश्ता बेगम के 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी शादीशुदा थी। दोनों बेटे भी अपने अपने घरों में खुश और मुतमईन थे, जबकि एक बेटी अभी कंवारी थी। सो वो इस इत्मीनान में भी थी कि कम से कम इसे यहाँ पर किसी लालच या मकसद के लिए नहीं लाया गया। इन रिश्तों में मोहब्बत और खुलूस ढूंढते ढूंढते शायद इस वक्त तक वो बहुत आगे निकल जाती। जब इस शाम इसने नवाज साहब और राश्ता बेगम की बातों को सुन लिया। किचन में काम करती वो मुकम्मल इन पर समात के पहरे बिछाए बैठी थी, जो आहिस्तगी से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। शायद इन्हें लगा था कि वो यहाँ नहीं है, लेकिन वो किचन में ही खड़ी थी। कोने में प्याज काटती वो बस इनकी बातों को सुन रही थी। आपने तो कहा था कि इस लड़की को ले आएंगे और इसके बाप की सारी जमीन भी हमारे नाम हो जाएगी। राश्ता बेगम शदीद गुस्से में थी। नवाज साहब ने नरमी से इन्हें खामोश रहने के लिए कहा। कुछ दिनों की बात है, अभी इसके बाप को मरे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ हमारा है और मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। वो धक से रह गई। ये वही रिश्ते थे जिनकी मोहब्बत का खुमार इसकी आंखों में छलकता था, जिनकी मोहब्बत की वजह से वो खुद को खुशनसीब तस्वर करती थी, और ये रिश्ते इसके सामने बेनकाब हो रहे थे। मैं अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जुनैरा के साथ उठती बैठती खाती पीती है, हमारे घर में ऐश कर रही है,
तो हमारा भी हक बनता है कि इसके सब कुछ को हत्या ले। लेकिन इसके बाद वो इस घर में नहीं रहेगी, जहां भी रहे, लेकिन मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो चुपचाप खड़ी रही, आंखों में मौजूद पानी की वजह बदल चुकी थी। सुर्ख चेहरे के साथ वो न जाने कितनी देर अपनी बेबसी के तमाशे को देखती रही। खुदा ने इसके बाप का साया इसके सर से हटा लिया था और इसे ऐसे दुख में मुब्तला कर दिया जो इसके लिए नाकाबिले बयां था। तकरीबन पूरा हफ्ता वो बीमारी से फनकती रही। शदीद बुखार ने इसे अपनी लपेट में ले लिया और इसकी वजह से वो सिर्फ इसी खौफ में मुब्तला थी कि अब इसका क्या होगा। जब सब कुछ इसके नाम से अपने नाम मुंतकिल करवा लिया जाएगा तो इसके बाद क्या इसका कोई साहिबान नहीं होगा, कोई निगहबान नहीं होगा जिसके हाथों को थाम कर वो बस महफूज नजरों से इसे देखती रहे, जिसकी मुस्कुराहट से वो खुद को मोतबर तस्वुर करने लगे। और ये सारे सपने जिसकी हम उम्र लड़कियां अपनी आंखों में सजाती हैं, वो टूटकर रेजा हो रहे थे। इस रोज ने नवाजुद्दीन खुद इसके पास आए। बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे बाबा की जमीन के जो भी कागजात है वो मेरे हवाले कर दो। वो बस इनका चेहरा देखती रही थी। क्यों चचा जान, वो सब कुछ तो मेरा है, वो कह गई और नवाजुद्दीन के चेहरे की रंगत बदली। इनका हाथ अब इसकी चोटी में उलझा, वो समझ नहीं पाए। हमारा खाती हुई और कहती हो कि ये सब कुछ तुम्हारा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रास्ता बेगम। कमरे में दाखिल हो गई। वो चीख भी नहीं पाई, बस इसके खुदगर्ज चेहरों को देखती रही। वो सब कुछ तुम्हारा नहीं है, तुम्हें रुखसत करेंगे, जहेज देंगे, लेकिन इसके बाद वो सब कुछ हमारा है। हमारा भी हिस्सा बनता है। भाई साहब, भला ऐसा कैसे कर सकते हैं कि अपने जीते जी सब कुछ तुम्हारे नाम मुंतकिल करवा दें? ये कागजात तो तुम्हें अपने चचा के नाम करने ही होंगे। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो इस पर रहम खाता, कोई भी ऐसा नहीं था जो इसकी बात सुन लेता सवाए जुनैरा के। और इसे इस नाजुक सी लड़की पर तरस क्यों आ गया? जब वो यहाँ आई थी तो इसे लगा कि इसकी बहन की कमी पूरी हो गई है। वो बेवजह इस मुखलिस लड़की से मोहब्बत करने लगी थी, इसके पास बैठती, इसकी एहसास बड़ी बातें सुनती, लेकिन जब इसके माँ बाप की आंखों पर लालच की पट्टी बनती तब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम ऐसा करो, यहाँ से चली जाओ, शहर चली जाओ, किसी भी यतीम खाने में चली जाना, लेकिन यहाँ से चली जाओ। इस रोज वो सोने के लिए लेट रही थी जब जुनैरा ने इसे देखकर कहा। वो चुपचाप चत लेटी छत को घूर रही थी। तुम्हें लगता है कि घर से निकली हुई लड़कियों के लिए कोई रास्ता होता है? इसके लब आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रहे थे। जुनैरा भी दुख में मुब्तला रही। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, तुम यहाँ से चली जाना। इसके मामू नहीं थे। हाँ, इसकी माँ की एक कजन थी, खालाजाद, जिससे इसकी माँ अक्सर मुलाकात करने के लिए जाती। तुम ऐसा करो कि अपनी खाला के पास चली जाओ, वो शहर में रहती हैं, तुम्हें अपने पास रख लेंगी। यहाँ बाबा तुम्हारी जायदाद को भी हत्या लेंगे और तुम्हें सारी जिंदगी नौकर बनाकर रखना पड़ेगा। इस बात को तो वो जानती थी, इस बात को वो समझती भी थी। शायद वो सब कुछ इनके नाम करके इनकी हवस को भी मिटा देती, लेकिन दाऊद की नजरें जो हर वक्त इसके इतराफ में फिरती रहती, जो हमेशा इस पर अपने पैरे बिछाए रखता, और इससे यकीन था वो किसी न किसी रोज इसकी इज्जत पर हाथ डालेगा। हालांकि वो 2 बच्चों का बाप था। कुछ अर्सा पहले इसकी शादी हो चुकी थी और इसकी बीवी काफी गुसीली थी, जिसे नाबे की मौजूदगी में दाऊद का यहाँ आना खटकता था, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह इस घर में आ जाता। 1-2 बार तो उसने नाबे का हाथ नामहसूस तरीके से छू लिया। इसके हाथ को छूने की कोशिश करता, इससे बहकाने की कोशिश करता, और वो हमेशा से भागकर अपनी इज्जत बचा लेती। लेकिन अब इसे यकीन हो चुका था, अगर ये सब लोग इसके खिलाफ हो जाएं तो वह अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएगी। और इस रोज अपने चंद जोड़े और अपने कागजात संभाल कर वो जुनैरा के साथ ही निकली थी। जुनैरा इसे बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए आई। वो हमेशा से इसके साथ थी। जुनैरा के गले लगकर वो बेतहाशा रो पड़ी। अगर मैं जिंदा रही तो वापस आ जाऊंगी, दुआ करो मुझे कोई ठिकाना मिल जाए। वो बस रोए जा रही थी। जुनैरा ने इसके आंसू साफ किए। तुम्हें मजबूत बनना है, खुद पर एतमाद करो, सीधा अपनी खाला की तरफ चली जाना, इनसे सारा हाल बयान कर देना और इनके पास टिक जाना। खुदा मसबुल असबाब है ना, अगर इस पर यकीन करके यहाँ से जाओगी तो वो तुम्हारे लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल देंगे। और यूं वो राहिला बेगम के घर आई थी। ये भी इसकी गलती थी कि इसने सब कुछ राहिला बेगम के सामने दोहरा दिया। वो नहीं जानती थी कि मुकाबिल की नीयत क्या है। राहिला बेगम ने वक्ती तौर पर इसे मोहब्बत दिखाई और इसे अपने पास रख लिया। सो उसे लगा था कि इनके दिल में इसकी माँ की मोहब्बत जाग उठी, और अब जब वो अपने बेटे को निकाह के लिए कायल कर रही थी तो इसे लगा शायद वो जिंदगी भर इनका एहसान नहीं उतार पाएगी। वो कभी भी एहसान फरामोश लड़की नहीं थी।
यहाँ आकर इसने निम्रा में जुनैरा को तलाश करना चाहा था, लेकिन इसे मालूम हुआ कि जुनैरा को तो वो पीछे छोड़ कर आई है। इसके पीछे क्या हंगामे हुए होंगे, जुनैरा को कौन सी सजा मिली होगी, लेकिन फिर भी वो वहां से निकल आई थी और यही इसके लिए काफी था। अगर इसका चचा इसे ढूंढने की कोशिश भी करता तो शायद इसे अंदाजा नहीं था कि वो कम से कम यहाँ तक नहीं आ सकता। राहिला खाला का जिक्र इनके सामने नहीं किया था। राहिला बेगम ने एक कामदार लिबास इसके हवाले करते हुए इसे ताकीद की कि वो 2 बजे तैयार रहे। आज 2 बजे इसका निकाह था नौरेज से। इस शख्स से जिसे वो जानती नहीं थी, आज तक जिसने इसे मुखातिब नहीं किया था, वो शख्स जो इसके मुकाबले में बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था, वो ऐसे शख्स के हवाले की जा रही थी और सबसे बढ़कर खुदा के हवाले। इसके कमरे में इस वक्त वो अपनी मासूमियत की धाक बैठाए बैठी थी। राहिला बेगम ने इसे साफ लफ्जों में समझा दिया था कि इसके बेटे से किसी भी तरह का मुतालबा ना करे। ये निकाह जिस मजबूरी में हुआ है वो बखूबी जानती है। वो कमरे में दाखिल हुआ, बस खामोश चुपचाप सा, संजीदा मिजाज लिए वो इसके सामने बैठा था। इसने पलके उठाकर इस शहजादे को देखा था। वो खुद भी किसी से कम नहीं थी। ब्राउन आंखों वाली लड़की अगर पलके उठाकर देखती तो इतनी कशिश रखती थी कि कुछ देर के लिए मुकाबिल ठहर कर इसे देखता रह जाता। मैं जानता हूँ कि आज रात हर लड़की की तरह तुम्हारे भी ख्वाब बड़े बड़े होंगे अनाबिया। उसे डायरेक्ट इसके नाम से मुखातिब कर रहा था। अनाबिया ने धड़कते हुए दिल के साथ पलकों को झुका लिया। हमारा निकाह हो चुका है, हमारे दरमियान एक मजबूत ताल्लुक है। हो सकता है मेरे दिल तक सिरायत कर जाए, लेकिन अभी नामुमकिन है। बेहतर है कि मुझसे कम ही उम्मीदें रखना। उठकर जाने लगा था जब अनाबिया ने इसका हाथ थाम कर इससे अपने पास बिठा लिया। बाबा के बाद अगर मैंने किसी शख्स पर इतमाद किए तो वो आप है नौरेज, और मुझे यकीन है कि आप मेरा इतमाद नहीं तोड़ेंगे। इसने हिम्मत करके अपना इतमाद इसके हवाले कर दिया था। बहुत देर तक इसके सुर्ख चेहरे और नरम लहजे को देखता रहा। मैंने कहा, मुझसे इतनी उम्मीदें मत रखना, हो सकता है मैं तुम्हारी उम्मीदें तोड़ दूं। इस बार वो हल्का सा मुस्कुराया था और इसके मुस्कुराहट में ढले हुए लबों को देखते ही वो पलकें झुकाए अपनी हाथों की लकीरों को देखती रही, जिससे खुदा ने आपका नाम मेरे हाथ की लकीरों में लिखा है, आपको मेरे दामन में डाला है। वो मुझे आपकी मोहब्बत से भी नवाजेगा नौरेज। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक कि आपके लिए काबिल मोहब्बत ना बन जाऊं। इसे अच्छा लगा था, वो इसकी बात समझती थी। ऐसा नहीं था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। इसके बाबा ने इसे एफए करवाई थी और अपनी एफए मुकम्मल करने के बाद इसने हिफ्ज भी कर लिया। इसने नौरेज ने खुद को वापस जाने के लिए तैयार कर लिया। वो जानती थी कि वो इसे रोक नहीं पाएगी, जबकि राहिला बेगम इस बात पर मुत्तफिक नहीं थी। इन्होंने एक ही मौकफ अपनाया हुआ था कि अगर तुमने निकाह किया है तो इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाओ, इसे अपने एतमाद में लो। अब वो तुम्हारी बीवी है। और वो ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसकी माँ इस लड़की की जानिब इतनी क्यों खींची चली जा रही है और अपने बेटे को इससे जोड़ना चाहती है। अम्मी, हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे को स्पेस दे रखी है। आप जानती है कि मैंने अभी अभी जॉब का आगाज किया है, मेरा वापस जाना जरूरी है, और वैसे भी ये हमारा जाती मसला है तो मुझे इसमें मुदाखलत कुछ खास बर्दाश्त नहीं होगी। मैं आज शाम वापस जा रहा हूँ। खाने की मेज पर इसने 2 टोक बात कर दी थी और राहिला बेगम को खामोशी इख्तियार करना पड़ी। इसके पहलू में वो भी चुपचाप खाना खा रही थी। इसे इस लड़की की ये बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो बेवजह बातों में दखल नहीं देती थी, जिद नहीं लगाती थी। वो इसे जितना गलत समझता था, इसके मुकाबले में वो इतनी मासूम और बाहया थी। इसे अच्छा लगता था जिस तरह वो इसकी बातों पर खामोश हो जाया करती, जिस तरह वो इस पर आंखें बंद करके यकीन करने लगती थी। और इसे सोचा था कि कम से कम वो इसका यकीन नहीं टूटने देगा, कोशिश करेगा कि इसे संभाल कर रखे। इस रात न जाने क्या हुआ था। शाम के करीब राहिला बेगम ने इसे अपने कमरे में बुलाया। वो बिल्कुल आम सी शाम थी। निम्रा इन दोनों के लिए चाय बनाकर लाई। वो चाहती थी कि वो जाने से पहले इनके साथ चाय मिलकर पिए। चाय का कप खत्म करते हुए वो चुपचाप उठ खड़ा हुआ। मुझे देर हो रही अम्मी, मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगा, या फिर मेरा इरादा है कि आप सबको भी वहीं शिफ्ट करवा लूं, लेकिन अभी नहीं। इसका सर भारी हो रहा था, आंखें बेवजह सुर्ख हो रही थी। वो अपने कमरे में चला आया। अनामिया शायद कुछ देर पहले ही नहा कर निकली थी। अपने गीले बालों को आईने के सामने खड़ी सुलझा रही थी। नोरेस का बैग तैयार था, वो बस अब निकलने वाला था और न जाने क्या हुआ। वो चलता चलता इसके करीब आ गया। सिर्फ 2 कदमों की दूरी पर खड़ा वो इसे देख रहा था और इसकी तेज नजरों से पजल होती अनाबिया अपने दुपट्टे को संभालती इसे देखने लगी। आप ठीक तो हैं? आपको कुछ चाहिए? कुछ ला कर दूं आपको? वही असली नरम लहजा, मुस्कुराहट के साथ बात करता हुआ अंदाज,
इसने कमर से थाम कर इसे अपने करीब कर लिया। बेवजह खुमारी इसके सर चढ़ रही थी। क्या तुम इतनी मासूम हो या फिर मेरे सामने बनने का नाटक करती हो? उसकी गर्दन के करीब अपनी सांसें छोड़ा था और अनाबिया अपने कांपते हुए वजूद को समेटती इसे देखती जा रही थी। मासूमियत और नाटक का क्या ताल्लुक होता है नोरेज? मुझे लगता है जो मासूम है वो नाटक नहीं कर सकते और जो नाटक करते हैं वो मासूम नहीं होते। ये दोनों चीजें एक दूसरे के मुखालिफ हैं। नोरेज ने घुमाते हुए इसे अपने साथ लगा लिया था। इसके गीले बाल इसकी कमर पर बिखरते चले गए। तुम खूबसूरत हो। अगर मैं तुम्हारे करीब रहा तो खुद को तुम्हारी मोहब्बत से बाज नहीं रख पाऊंगा, इसलिए तुमसे दूर चला जाता हूँ। और अब मजीद मखमूर हो रहा था, इसका लहजा भारी हो रहा था और अनाबिया अजीब से एहसास के तहत इसे देखती रही। आपको देर हो रही है, वो हल्का सा मिनमिनाई थी और इसने चुप कर इसे अपने बाजू में भर लिया। न जाने ये किस चीज का असर था, न जाने कौन सी खुमारी थी जो इसके वजूद को अपनी लपेट में ले रही थी। इसे बिस्तर पर लाकर वो इस पर झुका किसी साय की तरह और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनाबिया ने इसकी आंखों में देखने की जसारत की थी। इसके लब हल्के से लर्जे। वो नहीं चाहती थी कि वो बेवजह इसके करीब आ जाए, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वो अपनी मर्जी से इसके करीब आना चाहता है। वो इसका शौहर था और कभी भी इसे नहीं रोक सकती थी। शरई पैगामात पर अमल करने वाली लड़की भला कैसे किसी भी तरह अपने शौहर को खुद से दूर रख पाती? वो शौहर जिसने इसे सहारा दे रखा था, वो नरमी से इसकी गर्दन पर झुका, अपने लब रख गया। इसने कांपते हुए अपने वजूद को नौरेज के सपुर्द किया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम। शायद खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी गर्दन पर अपने लब रखते हुए इसके लबों को अपनी दस्तरस में ले गया। वो बेतहाशा सुर्ख हुई थी, सांस उखड़ने लगी और नौरेज ने नरमी से इसे छोड़ते हुए इसके वजूद पर अपना कब्जा कायम किया था। आज के बाद मैं तुम्हारे वजूद पर ये मोहर सख्त कर दूंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अगर मेरे नाम से रहोगी तो मेरे एहसास के साथ रहोगी। यकीन करो, तुमसे दूर रहना वबाले जान है। वो वक्त पर बेतहाशा हसीन था, इसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त, जिसके बाद इसे यकीन कर लिया कि परवरदिगार ने इसे मौजज़ा खुदाबंदी से नवाजा है। इसे लगा था कि किस्मत इसके साथ खड़ी है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जो स्याह अंधेरे इससे निगलने के लिए तैयार हैं, वो कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। वो वक्त हो गए और एक दूसरे की धड़कन पर अपना पहरा जमा लिया। दोनों एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए। अपनी सारी शिद्दतों को इसके वजूद में अंडेलने के बाद वो इसके शाने पर सरके सो रहा था और वो बस इसके चेहरे को हिफ्ज करती जा रही थी। वो शख्स एक खूबसूरत एहसास की तरह था। सच कहा था इसने, इसका एहसास सारी जिंदगी इस पर हावी रहेगा। इसने जसारत करते हुए नरमी से अपने नाजुक से लब इसकी पेशानी पर रखते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था। एक पुरसुकून नींद ने दोनों को अपनी लपेट में ले लिया। दोनों एक दूसरे में गुम होते चले गए, इस एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए। न जाने किस वक्त इसकी आंख खुली, इसने हैरत से अपने करीब लेटी हुई लड़की को देखा था और फिर अपनी पोजीशन को। जो कुछ इसके जहन में आया वो इसे चौंका देने के लिए काफी था। आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि वो इस कदर मखमूर हो गया, खुद पर काबू नहीं रख पाया। इससे खुद पर बेवजह गुस्सा आने लगा था। इसे वहीं सोता हुआ छोड़कर इस रात वो इस घर से निकल आया, अपने इरादों को अमली शक्ल देने के लिए इस लड़की के एहसास को साथ लाकर इसे सवालात के निशाने पर छोड़कर। कुछ दिनों तक इसने खुद ही इज्तनाब किया था कि वो किसी से कोई बात करेगा नहीं। वो राहिला बेगम से ज्यादा बातचीत कर रहा था और अनाबिया के साथ इसका कोई राब्ता ही नहीं था। घर में इसके साथ क्या हो रहा था, वो किस हसीयत से गुजर रही थी, वो इस बात से वाकिफ नहीं था। राहिला बेगम ने न जाने क्यों हर गुजरते हुए दिन के साथ इसे बैर पालना शुरू कर दिया। इन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो इनके बेटे की बीवी है, सो अपना सब कुछ इनके बेटे के हवाले कर दे, यही इसके हक में बेहतर है। साथ ही साथ ये धमकी भी कि वो अपनी बेटी की हर हाल में दूसरी शादी करवाएंगी। वो भी जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि वो अनपढ़ जाहिल लड़की इनकी बेटे की जिंदगी में इन पर मुसलत रहे और वो हैरान और परेशान इनका चेहरा देखती रह जाती। शायद इन्हें बात खटक रही थी कि नौरेज को इस मकसद के बगैर नहीं चले जाना चाहिए था। इन्होंने सोचा था कि वो चंद दिन यहीं रहेगा, वो इसे अपने एतमाद में लेगी, इसे लालच देंगी कि अगर वो सब कुछ अपने नाम करवा ले तो वो इस लड़की को इसकी जिंदगी से निकाल देंगी। इन्हें रहम नहीं आया था, ना ही वो किसी पर रहम खाने वाली थी। वो रात दिन मुलाजमा की तरह कामों में जुटी रहती। इस रोज भी वो किचन में खड़ी थी और नौरेज का अक्स हर लम्हा इसकी आंखों में लहराता रहता और वो चुपचाप चला गया था।
हजारों वसवसे और खदशात छोड़कर। क्या वो नाराज हो गया था, अपनी बेखुदी पर शर्मिंदा था, या इसे पा लेने के बाद खुद मुतजब्जब था? इसे जिस रोज ये मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। परवरदिगार ने इसे संभाल लिया था और ये खुशी कोई छोटी खुशी नहीं थी। इसने फौरी जाकर आहिला बेगम को बता दिया और इन्होंने तो सख्ती से इसका मुंह दबोच लिया था। तुम जैसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, तुमने अपना घर बना लिया, अपना मतलब निकाल लिया, मेरे बेटे से सब कुछ हासिल कर लिया और अब इसकी औलाद के सहारे इसके दिल तक पहुंचना चाहती हो। मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। वो बस कांपते हुए इनके कदमों में बैठ गई थी। ऐसा ना करें, बस नोरेस को बता दें कि वो बाप बनने वाले हैं। इसके बाद इनका जो भी फैसला होगा मैं इस पर अमल करूंगी। लेकिन राहिला बेगम अपनी जिद पर अटकी हुई थी। तुम हर सूरत मिसकैरेज करवाओगी, मुझे किसी भी सूरत ये बच्चा नहीं चाहिए। जब तक ये नोरेस तुम्हें दिल से तस्लीम ना करे, जब तक तुम सब कुछ इसके हवाले ना करो। और इसने सारे कागजात निकाल कर इनके हवाले कर दिए थे। आप जो चाहें मुझसे ले लें, लेकिन मुझे नोरेस की जिंदगी से ना निकालें। मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी खाला? मेरी बला से तुम जहां मर्जी जाओ, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी से निकलो। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने जो तुम्हें इसकी जिंदगी में लेकर आई। राहिला खाला के तो मिजाज ही नहीं मिलते थे। इन्होंने इस शाम इस पर कहर ढाते हुए हाथ पकड़कर इसे हवेली से निकाल दिया था। इसके सारे कागजात हवाले कर दिए और सब कुछ अपने पास रखा। वो अकेले वजूद को लेकर वहां से निकली थी, सिर्फ इस नन्हे एहसास के साथ कि जो इसके पेट में पल रहा था। इसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं जिसे वो नरेश से राब्ता करती, इसे ढूंढ लेती। अब एक तरफ खाई थी और दूसरी तरफ कुआं। और एक बार फिर मुकद्दर इससे नवाज चचा के दरवाजे पर लेकर आया था, जहां मुसीबतें पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जहां इस पर हर वो जुल्म ढाया गया जो नकाबले बयां था। तब तक इसने अपने बच्चे के बारे में नहीं बताया था, जब तक इसका पेट जाहिर नहीं हुआ। और जब इसका पेट जाहिर हुआ तो वो रास्ता चची ने सबके सामने इसे बदकिरदार मशहूर कर दिया। जुनैरा को भी शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था और अब हॉस्टल में रहती थी। इसमें एक बार जुनैरा से मुलाकात की थी, इसे अपने निकाह के मुतालिक बताया था। नवाज चचा को बताया, लेकिन वो लोग जिन्हें कुछ मिला नहीं, भला इसे कैसे रख सकते थे? कुदरत ने इनका भी मगाफात कर दिया था। नवाज चचा को आने वाले फॉलिश के अटैक ने इससे बिल्कुल लांगर कर दिया और यही वजह बनी थी इसकी इस घर में टिकने की कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। वो रात दिन इनकी खिदमत किया करती और आस्था चची आराम से सिर्फ बैठकर अपनी सल्तनत जमाती। इनके बेटे अपने अपने घरों में खुश थे। अगर इन्हें लालच था तो सौतेले चचा की जमीन और घर का, जो इस लड़की से पूरा हो सकता था। सो इस रात मुकद्दर इसे एक बार फिर नौरेस आफंदी के पास घसीट कर ले आया, जो शायद खुद अरसे से इससे बदगुमान हुए बैठा था। इस रोज रोते पीटते हुए राहिला बेगम ने कॉल करके इसे बताया कि इसने इर्द गिर्द अपने ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए थे। एक दो बार इन्होंने किसी लड़के को अपने दरवाजे पर देखा। जब सख्ती से इसे डांटा तो एक रात इसे गायब पाया, बिल्कुल इस तरह जैसे वो पहले अपने चचा के घर से गायब होकर आई थी। इसे खटाक से मोबाइल बंद करते हुए दीवार पर दे मारा। हमेशा की तरह अपने जज्बातीपन में मुब्तला होकर इसने इनकी कही बातों पर यकीन कर लिया और वो गुनाह सरजद हो गया जो नकाबले माफी था। इस लड़की ने अपना एतमाद इसके हवाले कर दिया था और इसने इसके एतमाद को किरची किरची बखेर दिया। इसके पास कुछ नहीं रहा। वो भी ऐसा ही उजला दिन था। कल के आए हुए मरीजों की वो फाइल चेक कर रहा था। जब इस फाइल पर इसकी नजर रुकी, इसने धड़कते हुए दिल से इस नाम को पढ़ा था, अनाबिया हक नवाज। एक बार, दो बार, और फिर इसने पूरी फाइल को खंगार माला। वो वही लड़की थी जो रात बेटे को जन्म दे चुकी थी। न जाने क्यों घुटन इसके अंदर बढ़ने लगी। वो अनाबिया नहीं हो सकती, मेरी अनाबिया तो नहीं। मेरी? इससे मुझे अपना कब समझा? मुझे पा लेने के बाद भी लोगों से मेलजोल बढ़ाती रही, मुझे बताया बगैर मेरे घर की दहलीज को फलांग कर चली गई। क्या वो मेरी थी? न जाने कितनी देर खुद को समझाता रहा और फिर सिस्टर नास को तलब करके इससे पूछा था, राजू मरीजा बच्चे को जन्म दे चुकी है, क्या वो वार्ड में मौजूद है? नहीं सर, आपके आने से कुछ देर कबल ही ने डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके घर वालों का रवैया बहुत जारहाना था। वो तो रात भी से यहाँ टिकने नहीं दे रहे थे। बहुत मासूम लड़की थी, खुदा जाने इसका और इसके बच्चे का क्या होगा। वोट खड़ा हुआ था, इसके माथे पर पसीने नमूदार होने लगे। वो एक बार इससे मिलना चाहता था, एक बार इस लड़की को देखना चाहता था। क्या वो इसकी अनाबिया थी? क्या वो इसी की अनाबिया हक नवाज थी, जिसे इसने न जाने कितने महीने चुपचाप तलाश करने की मुहिम जारी रखी, लेकिन वो इसे मिल नहीं पाई। सिस्टर नास, मुझे किसी भी तरह से लड़की का एड्रेस चाहिए, मैं इससे मिलना चाहता हूँ प्लीज, वो मल्तजी लहजे में से कह रहा था।
और नाज यहाँ की पुरानी नर्स थी, यह सारे इलाके के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। इस शाम वो हक नवाज के दरवाजे पर खड़ा था। मैं नाबिया से मिलना चाहता हूँ, इसने साफ कह दिया। रास्ता बेगम ने तो वावेला खड़ा कर दिया। अरे, इसका यार हमारे दरवाजे पर आ गया है, वही डॉक्टर। एक रात वहां गई और इसके साथ भी दोस्तियां करके आ गई। वो अंदर कमरे में अपने बेटे के नन्हे वजूद को अपनी गोद में लिए बैठी इसके हसीन चेहरे को देख रही थी, जो हूबहू नौरेज की कॉपी था। मैं नाबिया हक नवाज से मिलना चाहता हूँ, वो उन्हें साइट पर कहते हुए अंदर दाखिल हो गया था और उसने जोर से पुकारा था, अनाबिया। अंदर बैठी लड़की का दिल उछल कर हलक में आ गया। बुलाकर वो आ गया। वो इसमें पहुंच गया था। इसकी खाम ख्याली थी। अपने वजूद को समेट कर वो दरवाजे तक आई और बाहर खड़े शख्स ने अपने दिल को थाम लिया था। वो बेबसी से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। दोनों तरफ आंखों में गहरा दुख था। अनाबिया की आंखें बरस रही थी। इसकी गोद में वो नन्हा सा वजूद था। इस शख्स ने आने में बहुत देर कर दी थी। इसने कितना इंतजार किया था इसका। वो बेताब होकर इसकी जाने बढ़ा और इसके वजूद को समेट कर अपनी बाहों में भर लिया था। रास्ता बेगम चीखती चिल्लाती रही, दीवार पार अपने बेटे को बुला लिया, लेकिन वो बस अपनी बीवी को समेटे खड़ा था। अपने बेटे के नन्हे वजूद को आंखों से लगाए वो भी सिर्फ इनको महसूस कर रहा था। हो कौन तुम और यहाँ करने क्या आए हो? दाऊद ने सख्ती से इसे दबोचना चाहा, जब उसने हाथ घुमाकर इसके मुंह पर एक घोंसा झाड़ दिया। वो लड़खड़ा कर दूर हुआ। खबरदार, अगर मेरे और मेरी बीवी के मामलात में बोलने की कोशिश भी की तो ये मेरी बीवी है और मैं इसका शौहर हूं। अगर तुम लोगों ने जरा भी चीखो पुकार की तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें इतने सालों के लिए अंदर करवा दूंगा कि कम से कम अपनी शनाख्त भूल जाओ। वो सब हैरान खड़े रह गए। इसने नरमी से उसके हाथों को थाम लिया था। क्या मेरे घर को छोड़कर आना इतना फायदेमंद था कि तुमने मुझे अपनी औलाद के बारे में बताना गवारा नहीं किया? इन जलील लोगों में जलील होती फिर रही हो तुम। वो बेताबी से इसकी आंखों में देख रहा था। अगर आपके घर में मुझे किसी ने टिकने दिया होता तो मैं यूं दरबदर ना होती। नौरेज आपसे वो एतबार संभाला नहीं गया। इसके सीने पर सरक कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। एक अरसे के बाद वो मेहरबान अचानक से मुझे सर गया और इस रोज वो इसे लेकर शहर आ गया, अपने फ्लैट में जो उसने चंद माह पहले खरीदा था। इसे सब कुछ नौरेज को बता दिया, अपनी सारी हकीकत इसके सामने खोलकर रख दी और वो बेबस उदास इसके चेहरे को देखता इसके करीब बैठ गया था। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, चाहे तो मुझे जो भी सजा दो, लेकिन याद रखना ये गुनाह बदगुमानी में हुआ है। मैंने जानबूझकर तुम्हारे हक में गुस्ताखी नहीं की। वो शर्मिंदा था, शदीद शर्मिंदा। वो बस इसका चेहरा देखकर चुपचाप कमरे से निकल गई। इतना भी आसान नहीं होता किसी को माफ कर देना। और नौरेज, वो तो खुद अंदर से टूट गया था। क्या होता अगर वो वक्त पर ना पहुंचता? क्या होता अगर इसे नाबिया ना मिलती? इसके बच्चे का क्या बनता? इस मुलायम रूई के गोले को अपने सीने से लगाकर वो बेतहाशा चूमता रह गया। और इसका खून था और इसे अपनी बीवी पर 100% यकीन हो चुका था। अम्मी, मैंने FIR दर्ज करवा दी है। अनाबिया के चले जाने की वजह से अब पुलिस ढूंढेगी, हो सकता है वो आपसे भी छानबीन करे, तो बेहतर है कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज करें। आज दोपहर वो वापस आया था। राहिला बेगम इस वक्त इसके सामने खाना लगा रही थी जब इसने आराम से इनके सर पर बम फोड़ा और वो निम्रा तो हैरान और परेशान एक दूसरे को देखती रह गई। अरे बेटा, क्या जरूरत थी रिपोर्ट दर्ज करवाने की? वो अपनी मर्जी से गई है, हमने थोड़ी निकाला है इससे। हम भी अगर वो अपनी मर्जी से गई होती तो कहीं ना कहीं से मिल जाती मुझे, लेकिन मुझे इसका सुराग ही नहीं मिल रहा। पुलिस छानबीन करेगी, हो सकता है अगवा केस हो, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह अभी मिल जाएगी। चावल की चम्मच मुंह में रखते हुए इसने कह दिया और राहिला बेगम के चेहरे से उड़ी हुई रंगतहीन के अंदर चलती हलचल का पता देने लगी। क्या मिला आपको ये सब करके अम्मी? मेरा घर खुद बनाया और फिर अपने हाथों से उजाड़ दिया। चंद कागजात, चंद एकड़ जमीन, एक घर, क्या इतनी हैसियत रखता था कि आप अपने बेटे की औलाद को अपनाने से इनकार कर देती? मुझ पर जो मैंने आप पर आंखें बंद करके एतमाद किया, भाई ये सब अम्मी ने किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया था। निम्रा साफ मुकर गई। वो खुद भी शर्मिंदा थी। इस रोज वो राहिला बेगम को छोड़कर आया था। इसने कह दिया था कि वो अपनी बीवी के साथ शहर में रहेगा, वो यहाँ रहे, इनके खर्चे का बंदोबस्त वो करता रहेगा, लेकिन अब वो कभी भी इन्हें अपनी बीवी के साथ नहीं रखेगा। वो हमेशा के लिए वो एतमाद खो चुकी है, जिसे बहाल करने में अब एक उम्र लगेगी। इस रोज इसके बाप की जमीन के सारे कागजात इसके हवाले करते हुए इसने नरमी से अपना हाथ भी इसके सामने फैला दिया था। वो कुछ देर इसे देखती रही और फिर सर झुकाकर रो पड़ी और इसने तड़पते हुए इसके चेहरे को अपने करीब करके इसके आंसू अपने लबों से चुन लिए। जाना प्लीज,
التجا कर रहा था, मैंने जिंदगी में बहुत सी महरूमियां देखी हैं. नोरेज, आपका खो देना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा. खुदा के लिए मेरे इस कदर करीब ना आए कि आपके चले जाने का खसारा मुझसे और मेरे बेटे से बर्दाश्त ना हो. और इसे अपने सीने से लगाए वो बेतहाशा इसके चेहरे पर अपने लब रखता चला गया. मैं बस एक मौका मांगता हूँ, सिर्फ आखिरी बार मुझ पर यकीन करके देखो. मैं कभी तुम्हारे मान को टूटने नहीं दूंगा. ये रिश्ता मेरे लिए भी जबरदस्ती की बुनियाद पर था, लेकिन निकाह के बाद मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया. हाँ, मैं तुम पर एतमाद करना भूल गया था क्योंकि मुझ पर अपनों की मोहब्बत की पट्टी बंधी थी. इस रोज वो इसे लेकर बाहर आया था, अपने बेटे के साथ अपनी मोहब्बत का हाथ थामे एक बार फिर इन हसीन सपनों का आगाज करा था जिनकी मुद्दत तवील थी. इसके हाथ में सोने की जगमगाती हुई रंग पहनाकर इसने झुकते हुए इसकी हथेली पर अपने लब जमा दिए थे और वो सरशार सी मुस्कुराती रह गई. फिरोजी रंग में कामदार लिबास के साथ इस वक्त वो हसीन लग रही थी. इसके चेहरे पर मोहब्बत की खुमारी थी जो इसे मजीद हसीन बना रही थी. इसने खींचते हुए इसे अपने करीब किया और वो कटी शाह की तरह इसके सीने से आ लगी. नोरेस, लोग देख रहे हैं. अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इर्द गिर्द देखते हुए इसने नोरेस को आगाह करना चाहा, लेकिन वो बस इसे देखता रहा. इसके हसीन चेहरे से नजरें हटाना इसके लिए नामुमकिन था. देखते हैं तो देखते रहे. मुझे अगर परवाह है तो बेपनाह मोहब्बतों की जो मुझे तुमसे हासिल करनी है. वो इसके करीब होते हुए इसके माथे पर अपने लब रख गया और इसने अपनी दराज पलकों को मूंद लिया. ये सिर्फ एक दिन नहीं था. मोहब्बत हर दिन इस पर मेहरबान होकर उतरी. हर रात वो इसके बिस्तर पर टूट जाती, इसके बाजू में बिखर जाती और वो इसे मोहब्बत से समेट लेता. अगली सुबह का आगाज शानदार होता. इसने हर एक चीज को पस से पुश डाल दिया था. एक छोटी आजमाइश के बाद मुकद्दर ने इसे सबर के मीठे फल से नवाजा था और वो इस फल की लज्जत को कम नहीं करना चाहती थी. वो इसका हक था जिससे लुत्फ अंदोज होकर वो अपनी नस नस में मोहब्बत को उतर जाने देना चाहता था. और इसका बेटा जेब, वो नोरेज आफंदी की परछाई जब मुस्कुराता तो इसकी जिंदगी से भरपूर रंग इसे जीने की एक नई वजह दे देते. किस्मत अगर कभी मेहरबान होकर बिछड़े हुए महबूब को आपके दरवाजे तक ले आए तो उसका हाथ थाम लिया करें. अगर इसकी आंखों से सच्चाई टपक रही हो, अगर वो वफा की कसम खा ले, क्योंकि मोहब्बत मुंह मोड़ने वालों को जल्दी मयसर नहीं आती. उम्मीद है हमारी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आपकी निगाहों का मरकज बने.